हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। हम लोग अपना हक और अधिकार छीन कर भी लेंगे, कैसे भी करके हम लोग अपने नियुक्ति लेकर ही जाएंगे यहाँ। पढ़ाई लिखाई क्या इसीलिए किए हैं सर कि यहाँ बैठे धरना दे? क्या ये अच्छा लगता है? किसी पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगेगा कि हमारी बेटी जाके वहाँ पढ़ लिख करके धरना दे। बच्चे बैठे हुए हैं, मर रहे हैं गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। चुनाव का समय आता है तो वही नेता गांव घर में आते हैं, कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। चुनाव के समय वोट तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है जनता की सेवा करने की तो उन्हें इसी तरह रोड पर छोड़ देते हैं। मेरी मौत हो जाती, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर मौत हो जाती, हो सकता है हमारे साथियों को नौकरी भी मिल जाती और मुझे भूल जाते। शायद भगत सिंह को लोग भूल गए हैं कि किस्मत जो होती है महलों में राज करती है और जो संघर्ष होता है वो रोडों पर चलता दिखता है आपको। तो इसी तरह है, ये अपना संघर्ष कर रहे हैं, रोड पर बैठे हुए हैं। इनकी बहुत अच्छी किस्मत नहीं है कि ये बड़े घर में पैदा हुए होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। पिता यही चाहते हैं कि दूसरे घर में भगत सिंह पैदा हो, अपने घर में ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, मेरे यहाँ ना पैदा हो। लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी का वचन अधूरा रह गया हो या मुख्यमंत्री जी की बात ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि जो अधिकारी हैं बेसिक के, वो मुख्यमंत्री से बड़े हो गए। हमारी होली, हमारा रक्षाबंधन, हमारी दिवाली, हमारा ईद, हमारा दशहरा, हमारा नया साल, सब यहीं बीत गया। हमारे जीवन में आज तक केवल संघर्ष आया है। कल भी संघर्ष कर रहे थे और आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं। न पिए हैं, पानी पी रहे होंगे, बस पानी पी रहे हैं भैया, पानी पी रहे हैं। रवीश कुमार को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आज का समय ये है ना कि व्यक्ति की खुद की समस्या और वही अपने हल का प्रयास करता है। जैसे ये जो भीड़ है जो हमें देखती है, या जो हमारे समाज के लोग हैं, कहते हैं कि हम ओबीसी समाज के हैं, एससी समाज के हैं, हम युवा हैं, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका धरना अलग होता है, हमारा धरना अलग होता है। चुनाव आ गया है, हम लोग अपने अपने ज़िले में इनको अपनी रैलियाँ नहीं करने देंगे। तो हर एक माता पिता को होती है कि हमारा बच्चा है गया है, नौकरी मिल जाएगी तो उनका भी जीवन सुधर जाएगा, हमारा भी सुधर जाएगा। क्या करें, 600 दिन से हमारे हाथ में कुछ नहीं, केवल संघर्ष कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। एक बात भगत सिंह ने कही थी कि जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है तो धमाका करना ज़रूरी होता है। एक आंदोलन किसानों के द्वारा दिल्ली में गाज़ीपुर बॉर्डर पर चलाया गया था। 1 साल आंदोलन चला, उसके बाद जाकर सरकार ने काले कानून को वापस ले लिया था, मजबूरन होकर लेना पड़ा था। एक ऐसा ही आंदोलन आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा। 606 दिन हो गए हैं आंदोलन करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को। ऐसा कहा जाता है कि देखिए कि आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक 6800 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है। 606 दिन हो गए हैं, बरसात बीत गई, ठंडी बीत गई, गर्मी आने को है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो आज भी इसी तरह से लखनऊ में बैठे हुए हैं। तमाम अधिकारी जो हैं इसी रोड से आते जाते हैं, जो नेता हैं वो भी आते जाते रहते हैं। ये देखिए एकदम हाईटेक इलाका है, लेकिन जो ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं पिछड़ों के, लेकिन उनकी भी कोई तक सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए इधर महिलाएं भी हैं, ये भी बैठी हुई हैं, लड़कियां हैं, और इधर देखिए कुछ अभ्यर्थी ये भी हैं जो बैठे हुए। देखिए शिक्षा मंत्री, न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए। 6800 शिक्षक अभ्यर्थी ये पिछले 606 दिनों से बैठे हैं, लेकिन किसी के भी, चाहे अधिकारी चाहे नेता, उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जब चुनाव का समय आता है तो वही नेता गांव घर में आते हैं, कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। चुनाव के समय वोट तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है जनता की सेवा करने की तो उन्हें इसी तरह रोड पर छोड़ देते हैं। एक शिक्षक जो होता है वो देश का भविष्य बनाता है। एक शिक्षक जो है बच्चों को राह दिखाता है, लेकिन जब ये एग्ज़ाम देकर शिक्षा मित्र में हो गए, इनको मतलब नियुक्ति की बारी आई तो इन्हें ही भ्रष्टाचार का शिकार कर दिया गया। देखिए ये बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 606 दिन हो गए हैं, अभी तक इतनी तकलीफ़ें झेल कर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं इनको नौकरी मिल पा रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम वीर है, मैं प्रयागराज से हूँ। और आपने पूछा कि हम क्यों बैठे हुए हैं, तो हम कोई अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई टिकट मांग रहे हैं विधानसभा या लोकसभा का। हमारा एक सीधी सी मांग है कि हमारा चयन हुआ है बेसिक में, और इस सरकार ने किया है। जो मुख्यमंत्री हमारे इसमें बैठे हुए हैं, इन्होंने ही हमारा चयन किया बेसिक में, और हम बेसिक में विद्यालय मांग रहे हैं कि हमारा काम आंदोलन करना नहीं है। हमने पढ़ाई की, आपने जो एग्ज़ाम करवाया वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपने चयन लिस्ट जारी की हमारे 6800 की, हम ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं।
2022 5 जनवरी को हमारी चयन सूची आई थी सर, और लगभग 2 साल हो गए हम केवल उसी लिस्ट को लेकर विद्यालय जाने तक की मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक तरह से कहिए कि ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ है पिछड़ जातियों के साथ? अब ये भ्रष्टाचार नाम देना चाहें इसको आप दे दीजिए, लेकिन हमको तो लगता है कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, विश्वासघात हुआ है। वादा खिलाफ़ी हुई है। वादा खिलाफ़ी इसलिए कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी जो हैं वो रघुकुल से आते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और इसमें राम राज चल रहा है। राम राज में कहा जाता है कि जो भगवान राम थे उनके बारे में कहा जाता था कि रघुकुल के थे और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उसी कुल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और उनका वचन था हमारे लिए कि ये बेसिक में जाने वाले अध्यापक सड़कों पे क्या कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था और हमारी सूची जारी करवाई थी, लेकिन 2 साल हो गए। हमें लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी का वचन अधूरा रह गया हो, या मुख्यमंत्री जी की बात ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि जो अधिकारी हैं बेसिक के, वो मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं, इसीलिए हमें आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। 606 दिन हो गया है, बरसात आई, ठंडी आई, अब गर्मी भी आ गई है, तो आप यहीं पे बैठे हुए हैं। कोई भी नेता यहाँ आकर आप लोगों की मदद के लिए कभी कहता है? देखिए साहब, हम जिस अवस्था में हैं, युवा अवस्था हमारी है, हमारे जीवन में बहुत सारे रंग होने चाहिए, क्योंकि हम उन सपनों के साथ बड़े हुए हैं कि अध्यापक बनेंगे, अपना परिवार बसाएंगे, हमारी दुनिया होगी, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ घूमेंगे। तमाम आप भी युवा हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बहुत सारे सपने होते हैं। उन सपनों को लेकर हमने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, हमारा चयन हुआ, लेकिन उन सपनों पर हमारे बेसिक अधिकारी ग्रहण लगाकर बैठे हुए हैं। हमारी होली, हमारा रक्षाबंधन, हमारी दिवाली, हमारा ईद, हमारा दशहरा, हमारा नया साल सब यहीं बीत गया। कहने को कहा जा सकता है कि रंगीनियाँ हैं, होली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, त्यौहार आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। जिनके ज़िंदगी में आई होंगी उन्हें मुबारक हो, लेकिन हमारे जीवन में आज तक केवल संघर्ष आया है। कल भी संघर्ष कर रहे थे और आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं। ये हमारा देश का एक दुर्भाग्य हो गया है कि आज का युवा बस संघर्ष करते रह जा रहा है, लेकिन उसको हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा है। देखिए, नेता है वो तो राज कर रहे हैं, बढ़िया से अच्छे से कर रहे हैं। युवाओं के लिए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक विशेष वर्ग जो पिछड़ा और दलित अपने आप को मानता है कि वो बहुत बड़ा हितैषी है इस समाज का, और इस प्रदेश में एक उसका अहम योगदान है राज्य सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का। तो पिछड़ा दलित समाज इस वर्तमान की परिस्थितियों में हर जगह मारा जा रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि 6000 इससे पहले एक भर्ती आई थी 68,500, और उसमें घोटाला हुआ 6000 सीटों का। जनरल के बच्चे आए, एक रात का उन्होंने धरना किया, यहीं पे SCRT पर उनको सफ़ेद व रसगुल्ला खिलाकर नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। अभी हाल ही में एक मामला आया था UPP का। कुछ अभ्यर्थियों का मानना था कि हमें 3 साल की छूट चाहिए आयु में। एक अदना सा विधायक मुख्यमंत्री के पास जाता है, मिलता है और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है कि 3 साल की छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारे समाज में इतने बड़े बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, माननीय अनुप्रिया सिंह पटेल, माननीय केशव प्रसाद मौर्य, संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र चौधरी, सब पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि एक बार हमारे मामले में मुख्यमंत्री जी से मिलें और एक्चुअल में बात करें हम हमारे बारे में कि अगर हम लोग सही हैं, हमारा चयन हुआ है, तो हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। सरकार ने तय किया है ना इको गार्डन का धरना स्थल, तो सरकार का कोई नुमाइंदा आज 2 साल से कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर बैठे नहीं हैं, क्यों बैठे हुए हैं, आपको नहीं बैठना चाहिए, या हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको न्याय दिलाएंगे। तो क्या कोई एक नुमाइंदा सरकार का आज तक ये नहीं कर पाया कि वो निकल कर हमारे लिए आता, हमसे बात करता और हमारी उंगली पकड़ कर ले जाता, अपने मुखिया से मिलवाता कि ये आपके बच्चे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इनकी ये समस्या है। हम ये आज यहाँ से मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक मांग हमारी बस है, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो जाए। वो हमको हमारा हक देना चाहते हैं तब भी हमको स्वीकार होगा, नहीं देना चाहते हैं तब भी स्वीकार होगा। हम उनकी बात को सुनकर, उनकी बात को मानकर घर वापस चले जाएंगे। अखिलेश यादव से आप लोगों की मुलाकात हुई थी कि नहीं? बता तो रहे हैं भैया कि मायावती जी से, अखिलेश जी से और जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं उनके नेताओं से, ऐसा कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में जिससे हम लोग ना मिले हों।
सब कार्रवाई कुछ नहीं हुई रही है, उसी तरह सबका सब है। अगर कार्रवाई हुई होती और हमारे लिए अगर कोई न्याय की बात करता या हमें न्याय मिल गया होता तो हमें शौक तो है नहीं यहाँ पर बैठने का। पढ़े लिखे लोग हैं साहब, एक सम्मानित जीवन जीते हैं। हर व्यक्ति अपने समाज का, अपने घर का राजकुमार होता है। हमारी भी इज्जत है, हमारी भी पहचान है। लेकिन यहाँ पहचान इतना पढ़ने लिखने के बाद, मैं मास्टर ऑफ साइंस हूँ, MSc की है मैंने और MA भी किया हुआ है। डबल PG करने के बाद एक सम्मानित जीवन जीने के की जगह हम यहाँ पर सड़कों पर अगर बैठे हुए हैं, यहीं से लोग गुजरते हैं, बगल में पार्क है, तमाम जोड़े तमाम लोग इधर से गुजरते हैं और हमको देखते हुए सेल्फी खींच के निकल जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई मांगने वाले मजदूर वर्ग, दिव्यांग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुस्कुरा कर निकल जाते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। ये हमारी स्थिति हो गई है। ये देखिए कि आज को ये लोग धरना पर 2 साल से बैठे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। कल को अगर आप लोग की समस्या के लिए ये लोग नहीं खड़े होंगे तब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कहते हैं ना कि धरना देने हम आ गए, ये हमारी समस्या है, लेकिन इसके लिए सभी को एकजुट होकर तैयार होना पड़ेगा। अगर समस्या किसी और की भी है तभी भी हमें साथ मिलकर करना चाहिए, ताकि जनता की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंच सके। ये मत सोचिए कि ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या है। सभी जनता हैं, सभी लोग लोकतंत्र में रहते हैं, सभी लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है। तो एक साथ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कहाँ से होगा? देखिए तमाम लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कहाँ हो रहा है, क्या। देखिए मैं अभी रवीश कुमार को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आज का समय ये है ना कि व्यक्ति की खुद की समस्या और वही अपने हल का प्रयास करता है। जैसे ये जो भीड़ है जो हमें देखती है, या जो हमारे समाज के लोग हैं, कहते हैं कि हम OBC समाज के हैं, SC समाज के हैं, हम युवा हैं, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका धरना अलग होता है, हमारा धरना अलग होता है। अगर समाज कभी इस बात को समझने का प्रयास कर ले, आप समझे मैं समझूँ कि नहीं, ये केवल इनकी पीड़ा नहीं है, आज जिन्हें मारा जा रहा है तो कल नंबर आपका भी आएगा। वो जैसे एक शायरी है ना कि क्यों डराते हो हमको आग से, जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे केवल मेरा मकान थोड़ी है। तो जो ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो ये हालात बन रहे हैं, और जो ये संवैधानिक अधिकार हमारा आरक्षण मारा जा रहा है, हमें नौकरियों से दूर किया जा रहा है, तो आज हमें दूर किया जा रहा है, कल तुम्हें दूर किया जाएगा, कल जो नौकरी कर रहे हैं उनको दूर किया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको दूर किया जाएगा। तो लड़ तो हम ही रहे हैं ना। आज़ादी की लड़ाई कुछ ही लोग लड़े थे, शहीद भी कुछ ही लोग हुए थे। हो सकता है इस लड़ाई में शहीद भी हो जाएं, लेकिन आज़ाद पूरा देश हुआ था। सभी को मिलेगा उनका हक। एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम सभी को इस मुद्दे को उठाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक भगत सिंह थे जो कि काफ़ी कम उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ जाते हैं, वो भी खुशी खुशी से। कहते हैं कि जब गूंगी बहरी सरकार होती है तो धमाका करना ज़रूरी होता है, ताकि वो समझ जाए और जो समस्या है उसका निदान करे। आप बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे होंगे, आपके माता पिता भी आपको बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ाए होंगे, और आप 2 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, तो माता पिता को भी बड़ी तकलीफ़ होती होगी। देखिए साहब, भगत सिंह और जो भी हमारे सुनानी रहे, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे खुदीराम बोस रहे हों, चाहे जो रहा हो, लाला लाजपत राय रहे हों जिन पर लाठियाँ बरसाई गई, वो ऐसे ही लोग रहे होंगे। हम जैसे लोग, आप सोचिए आप कि पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। बरसात आई, ठंडी आई, गर्मी आई, कभी न कभी ऐसा हो सकता था हमारे साथ कि कुछ ऐसा हो जाता, बीमार पड़ जाता। बीच में डेंगू मुझे हो गया था, बीमार था, हो सकता है मेरी मौत हो जाती। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर मौत हो जाती, हो सकता है हमारे साथियों को नौकरी भी मिल जाती और मुझे भूल जाते। जैसे आज भगत सिंह को लोग भूल गए हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे इतना बिजी है, रील बनाने की दुनिया में इतना बिजी है, उसे नहीं पता है कौन है भगत सिंह, मंगल पांडे कौन है उन्हें नहीं पता है, महिलाओं को नहीं पता झांसी रानी कौन थी। लेकिन आपके इस माइक के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया गांधी जी को मानते हुए। हम गांधी जी को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, लेकिन हमारे सब्र का बांध ना तोड़िए माननीय योगी जी। हम चंद्रशेखर आज़ाद को भूले नहीं है, हम भगत सिंह को भी नहीं भूले हैं। अगर हमारा सैलाब आएगा और अगर हम रोएंगे और अगर हम खड़े हो गए ना, तो ये आपकी कुर्सी बच नहीं पाएगी। ये जो मंत्री अपने आप में गुमान करते हैं, उनको लगता है कि मंत्री पद मिल गया है तो सारा साम्राज्य मिल गया है। ये साम्राज्य इससे पहले भी लोगों को घमंड था, उनका टूट चुका है, आपका भी टूट जाएगा। न्याय दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन छीनने पे आएंगे, अपना अधिकार तो छीनेंगे, आपकी कुर्सी भी छीन लेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये सभी युवा हैं जो रोजगार के लिए रोड पर बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि किस्मत जो होती है महलों में राज करती है, और जो संघर्ष होता है वो रोडों पर चलता दिखता है आपको। तो इसी तरह है, ये अपना संघर्ष कर रहे हैं, रोड पर बैठे हुए हैं। इनकी बहुत अच्छी किस्मत नहीं है कि ये
बड़े घर में पैदा हुए होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। अगर ये बड़े नेता के बेटे होते तो यहाँ नहीं होते। ये आराम से बैठ के एसी में रहते, रोड पे इस तरह से जो गर्मी है, धूप है, उसको इस तरह से नहीं बर्दाश्त कर रहे होते। भाई आप भी बैठे हुए हैं, 600 दिन पूरे हो गए, 2 साल करीब हो रहा है। आपके घर में माता पिता होंगे, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे, तो क्या उनके ऊपर बीत रही होगी इस समय? उम्मीद तो हर एक माता पिता को होती है कि हमारा बच्चा है गया है, नौकरी मिल जाएगी तो उनका भी जीवन सुधर जाएगा, हमारा भी सुधर जाएगा। क्या करें, 600 दिन से हमारे हाथ में कुछ नहीं, केवल संघर्ष कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हर एक नेता विधायक के पास जाते हैं, हमारे समाज के जो नेता विधायक हैं वो भी हमारी सुनने से कतराते हैं। जब वोट मांगने का टाइम आता है तो वो घर घर जाते हैं, हमारे हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन जब हमारे हक और अधिकार की बात आती है तो वो मुँह छिपा के भागने लगते हैं। कि ये भी घर बार छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं, घर पे भी इनका परिवार होगा, वे भी वेट कर रहा होगा, लेकिन ये इतना जो समस्या है उसका सामना कर रही हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान पर कर रहे हैं, और एक तरफ से देखिए कि रोड पर महिला बैठकर अपने हक की लड़ाई की। मैडम आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से आप है, तो 6800 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ बैठी हुई हैं, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको अभी तक? सर देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का है, एक 6 साल की बिटिया है। कानपुर में उसको छोड़ के आती हूँ और फिर सुबह आना, शाम को फिर जाना। एक महिला के लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो ससुराल वालों से पूछना, सब मतलब काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उनको छोड़ के यहाँ पे आना बैठना आसान नहीं है, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी ही है जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने हक और अधिकार के लिए। अगर नहीं बैठेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य ये लोग ऐसे ही ख़राब कर देंगे। इसी वजह से क्यों ना हम ही लोग संघर्ष कर लें, तो हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारी सुधर जाएंगी। आप उम्मीद लगा के बैठी हैं कि सरकार सुनेगी और हमारी पीढ़ी जो है वो सुधर जाएगी अगर नौकरी मिलती हो तो? अभी तो उम्मीद लगाए हुए हैं, अगर उम्मीद पे ये लोग खरा नहीं उतरेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं है कि ऐसे इतने दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। हम लोग अपना हक और अधिकार छीन कर भी लेंगे, कैसे भी करके हम लोग अपना नियुक्ति लेकर ही जाएंगे यहाँ से। आपका मैडम क्या नाम है? मेरा नाम नाज़मा है, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप भी बैठी हुई हैं तो आप भी तमाम समस्याओं का सामना की होंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, कहते हैं बेटियां कहीं बाहर निकलती हैं, लोग ब्लेम करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ जा रही होंगी। हम लोग जिस दिन घर से निकलते हैं, जब निकलते हैं, पास पड़ोस वालों को तो बता कर नहीं आते, मगर मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि हाँ हमारी लड़की कहाँ जा रही है। पड़ोसी वाले ताना मारते हैं, नाते रिश्तेदार कोई बाकी नहीं रहता कि हाँ लड़की कहाँ जा रही है आपकी। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई क्या इसीलिए किए हैं सर कि यहाँ बैठे धरना दे। क्या ये अच्छा लगता है? किसी पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगेगा कि हमारी बेटी जाके वहाँ पढ़ लिख करके धरना दे। हमने ऐसे नहीं बैठे कि हम नाजायज़ मांग कर रहे हैं, हमारी लीगल मांग है। हमारी जगह पे किसी और को नियुक्ति दे दिए हैं, वो तो 50,000 की सैलरी उठा रहे हैं और हम यहाँ सड़क पे बैठ कर के धरने दे रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतनी ठंड पड़ी, यहीं सो रहे थे, आगे भैया लोग सो रहे थे, पीछे हम लोग सो रहे थे। किस तरीके से पूरी ठंडी बिताए वो हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं कि सरकार सोचे कि यहाँ हट जाएंगे, कुछ भी करेंगे, चले जाएंगे। इस संघर्ष इतना ज़्यादा हो गया, ये 606 दिन हो गया है संघर्ष करते, और जाएंगे नहीं जब तक नियुक्ति नहीं ले लेंगे। और बहुत संघर्ष किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ तक आए हैं तो नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे नहीं ऐसे। देख लीजिए कि एक छात्रा हैं, एक तरह से समझिए इनको कि कितना दर्द होता होगा इन लोगों को। एक तो पढ़ाई में इन लोगों को तमाम जो समस्या होता है सामना करना पड़ता होगा। समाज उतना जागरूक नहीं हुआ था कि पहले पढ़ाई उतना कराए, लेकिन करके ये आगे जा रही हैं। तो सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो इनके साथ भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं। समाज के नेता हैं जो इनकी मूर्ति लगाए हुए हैं, इनके लोग अपने लोकसभा जहाँ जहाँ इनकी रैलियाँ होंगी वहाँ जाकर हम लोग रैलियाँ में अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने समाज को आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियों और बड़े बड़े मंचों से लोग बोलते हैं हम पिछले और दलितों की आवाज़ उठाती हूँ, आवाज़ बनती हूँ, आवाज़ उठाते हैं। और ये अगर इनको कान तक आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से इनके तक आवाज़ पहुँचे तो आके देखें कि हम दलित और पिछड़े, शोषित, वंचित, विकलांगों की क्या दशा है। आज 600 सरकार बात करती है पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं। सरकार को भी देखना चाहिए कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देती है, सबका साथ सबका विकास देती है कि सबका साथ सबका विकास है, मगर खुद देख के आ जाए। नारी बंधन की बात करती है,
हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी बात करते हैं कि मैं नए सशक्तिकरण की बात करता हूँ। योगी जी हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। और देख लें कितने दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं? आज मेरा पहला दिन। मेरे कुछ भाई जो थे उनकी तबीयत खराब हुई तो तबीयत खराब हो गई। हाँ, बदल दिया गया। मेरा पहला दिन है। अब जिस दिन तक हम चलेंगे तो दिन तक रहेंगे। आपका भाई तीसरा, आपका तीसरा दिन। जी तीसरा दिन। तो आप इतने दिन से बिना भूखे मतलब बैठे हुए हैं, ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं, पानी पी रहे होंगे बस पानी पी रहे हैं भैया। पानी पी रहे हैं। आप ये बताइए, जिस तरह से आप पढ़े हुए हैं, क्या किसी अधिकारी नेता का बेटा पढ़ा रहेगा? कुछ नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव आ गया है, हम लोग अपने अपने ज़िले में इनको अपनी रैलियाँ नहीं करने देंगे। तो एक तरफ से देखिए कि इनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है, इस तरह से वे बैठे हुए हैं चुपचाप बिना खाए पिए।